हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आपका अच्छे से रिवीजन चल रहा होगा। आज मैं आपके साथ रिवाइज करवाऊंगी चैप्टर 8 क्लास 10 साइंस से हेरिडिटरी का। तो चलिए, आपको बेस्ट ऑफ लक और हम ये रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक चीज़ मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि आप ही क्लास 10th की साइंस बुक में जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी भी है हमारे एजुकेटर्स की। वो ये चाहते हैं कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें बिल्कुल पता होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास 10th के बाद बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, कुछ कॉमर्स पढ़ेंगे, कुछ आर्ट्स पढ़ेंगे, कुछ इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सबको पता होनी चाहिए ताकि हम एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सके आगे चल के। तो हेरिडिटी भी उसमें से एक चैप्टर है। आप देख रहे होंगे कि हमारे समाज में बहुत सारे अंधविश्वास जो है, अभी भी बहुत सारे अंधविश्वास हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी कहती है कि ये क्रीम लगा दीजिए आप गोरे हो जाएंगे, या आप ये जो है दवाई खा लीजिए आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, या आप जो है ये दवाई खा लीजिए आपकी हाइट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप बहुत ज्यादा टॉल हो जाएंगे, या इस तरह की बहुत सारी चीजें। या अगर आपके हाथ में 6 उंगलियां हो गई हैं तो आप भगवान का अवतार हैं, या आपको कोई ऐसी बीमारी जैसे कि कुछ बीमारियां जेनेटिक होती हैं तो लोग कहते हैं कि इस बाबा के पास चले जाओ तो वो ये बीमारी ठीक कर देंगे, ये वाली चीज करा लो तो ये सब ठीक हो जाएगा। ये चैप्टर आपकी बुक में डालने का पर्पस ही यही है कि हम ये चाहते हैं आपसे कि आप इन सब चीजों के चक्करों में न पड़े, आप समझें कि हुआ क्या है और ये सब चीजें क्यों हो रही है, इनके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, ना कि इन अंधविश्वासों और टोने टोटके के चक्कर में आप पढ़ें। तो हेरिडिटी से आप इन अंधविश्वासों से भी बच सकते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि आप कंट्रोल कर सकते हैं एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और हम फास्टली इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत सारी चीजें इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो हेरिडिटी का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चीजें कैसे पास ऑन होती हैं, क्या उसके पीछे प्रिंसिपल्स हैं, क्या लॉज हैं, और कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी चीज़ एक्सप्रेस होगी और कौन सी चीज़ छिपी रहेगी, और दूसरे जनरेशन में वो कब कैसे कहाँ एक्सप्रेस होगी, इसके बारे में पूरी जानकारी हेरिडिटी ही हमको देती है। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में एक कंपोनेंट है जिसको कि हम कहते हैं डीएनए, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है इसी के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन छुपी रहती है, और ये डीएनए ही हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करते हैं, जिससे कि चीजें या कैरेक्टर्स जो है वो पास ऑन होते रहते हैं। तो ये जो डीएनए है इसका सीक्वेंस क्या है, हर एक इंडिविजुअल में ऑलमोस्ट 99.99% ये जो सीक्वेंसेस हैं ये जो है सेम रहते हैं। इनमें थोड़े मोटे वेरिएशन होते हैं, जिससे कि एक ही ट्रेट में बहुत सारे वेरिएशन आपको दिख सकते हैं, जैसे स्किन कलर, बालों का कर्ली होना, स्ट्रेट होना, आंखों का रंग, या बहुत सारी चीजें। अब आप सबको जैसे पता ही है कि रिप्रोडक्शन भी 2 तरीके से हो सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें जो वेरिएशन सबसे कम अमाउंट में वेरिएशन आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें शुगर केन प्लांट का एग्जाम्पल दिया गया। शुगर केन प्लांट में बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो प्लांट है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। बट इन अ नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशंस आर विजिबल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बहुत ही कम वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन वहीं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनको हाफ ऑफ द डीएनए उनके मदर से मिलता है और हाफ ऑफ द डीएनए उनके फादर से मिलता है। तो इस वजह से उनकी बॉडी में सबसे ज़्यादा वेरिएशन रहता है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के दौरान बहुत सारे वेरिएशन हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट करते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है बैक्टीरिया का, जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का मतलब है कि वो पूरा का पूरा डीएनए अपने प्रोजेनी को देने की कोशिश करता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बावजूद बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से,
कई बार कुछ हीट की वजह से, कई बार किसी कंपोनेंट जैसे कोई एंटीबायोटिक की वजह से, बहुत सारे वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आ सकते हैं। लेकिन कितना भी वेरिएशन आए, जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज यानी बेसिक स्ट्रक्चर है, डिजाइन है बॉडी का, वो जो है वो हमेशा सेम ही रहता है। जैसे आप ये देखिए, ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये कंपोनेंट्स है। जब ये रिप्रोड्यूस किया, इसने अपने ही जैसे 2 नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन किया। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो 2 इंडिविजुअल्स आए, इनमें दोनों ही अलग है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन यहाँ रेड है, यहाँ पे अब ग्रीन है, दोनों ही अपने पेरेंट से थोड़ा सा अलग है। लेकिन फिर से जब इन इंडिविजुअल्स ने फिर से रिप्रोड्यूस किया, तो उनमें आप देख सकते हैं फिर से कुछ कुछ वेरिएशंस एक्यूमुलेट हुए। ये वेरिएशन यहाँ पे देखिए, फिर इसमें यहाँ पे फिर से वेरिएशन आया, फिर यहाँ पे फिर से एक वेरिएशन आया। तो इस तरीके से वेरिएशंस जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑर्गेनिजम्स में इन मतलब जो है वो एक्यूमुलेट करते रहते हैं। और जब बहुत साल हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि एक नई स्पीसीज ही आ गई। जब वेरिएशन इस लेवल का हो जाता है कि जो पहला इंडिविजुअल है और जो लास्ट इंडिविजुअल है, उनमें जो है रिप्रोडक्शन फिर से आपस में पॉसिबल ही नहीं है, तो हम कहते हैं एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया है। तो इस तरीके से वेरिएशंस आते जाते हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो अब आप क्या सोचते हैं कि ये जो 4 इंडिविजुअल्स यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने, ये सारे के सारे वेरिएशंस एक्यूमुलेट किए, तो क्या इन चारों इंडिविजुअल्स के पास एक ही तरह की अपॉर्चुनिटी है नए एनवायरनमेंट में सस्टेन करने की? ये चारों के चारों वेरिएशन नेचर में कंटिन्यू रहेंगे, या इनमें से ये 2 वेरिएशन जो है वो खत्म हो जाएगी, ये 2 वेरिएशन आगे चलेगी? या ऐसा भी हो सकता है कि ये वाले इंडिविजुअल्स और ये वाले इंडिविजुअल्स आगे जाए और ये वाले इंडिविजुअल्स खत्म हो जाए, यहीं तक रहें? वो हो सकता है, डिपेंडिंग कि ये जो वेरिएशन आए हैं वो किस तरीके के वेरिएशन है और आगे आने वाले समय में किस तरह का एनवायरनमेंट इनको मिला। तो जो वेरिएशन नए आए हैं वो एनवायरनमेंट के साथ कितना सपोर्टेड है, वो ये तय होता है कि कौन सा वेरिएशन आगे रहेगा और कौन सा वेरिएशन वहीं पे डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ भी सेम ही है। तो ये हमें बताता है कि वेरिएशन एक्यूमुलेट तो हमेशा होते हैं, लेकिन सारे वेरिएशंस के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती है आगे एनवायरनमेंट में सस्टेन करने की। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि बैक्टीरिया कैन विदस्टैंड हीट, will survive better in a heat wave as we have discussed earlier। तो ये जो वेरिएशन आए, हो सकता है इसमें कोई वेरिएशन हो जो हीट वेव से बैक्टीरिया को बचाता हो, तो वो बैक्टीरिया जो कि हीट वेव से बचाने का वेरिएशन लेके आया है वो सेलेक्ट होगा, बाकी बैक्टीरिया मर जाएंगे। So selection of variants by environmental factors forms the basis of evolutionary process as we have earlier discussed. The most obvious outcome of reproductive process still remains the generation of individuals with similar design। तो हमारे जो डिजाइन है, हमारे जैसे सब इंडिविजुअल्स के पास आंख है, नाक है, कान है, मुंह, सबके पास है सिमिलर फीचर्स, लेकिन सेम नहीं है। मतलब मेरी आंखें आपसे अलग है, मेरी नाक आपसे अलग है, मेरे बाल अलग हैं। सो द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। लेट अस टेक एट ए क्लोजर लुक। तो जो रूल्स हैं, कुछ इनहेरिटेंस के लॉज बनाए गए हैं जिसको कि समझा गया है। नेचर ने ऑलरेडी ये इनहेरिटेंस के लॉज बनाए थे, जिसको कि हम साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कर करके इनको समझा कि ये कैसे चीजें होती हैं। तो सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए कि इसमें है, एग्जाम्पल दिया गया है कि ईयर लोब्स का। आपने देखा होगा कि आप अपने पेरेंट्स के ईयर लोब चेक कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स में हो सकता है आपके मदर या फादर के ईयर लोब्स किस तरीके हैं। कुछ लोगों में ये जो ईयर लोब्स हैं वो अलग रहते हैं और कुछ लोगों में ये ईयर लोब्स चिपके रहते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने मदर और फादर का कि उनके ईयर लोब्स किस तरीके हैं और आपके ईयर लोब्स किस तरीके के हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अपने क्लासमेट्स का भी देख सकते हैं और इससे एक ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं कि हाँ किस तरीके से जो है कितनी सिमिलैरिटी है आपकी अपने मदर फादर से। अब हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। तो मेंडल क्या थे? मेंडल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, 3 लॉज बनाए कि जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें जो ट्रेट्स हैं या जो कैरेक्टर्स हैं या जीन्स हैं वो किस तरीके से एक्सप्रेस होती हैं और कैसे हम कह सकते हैं कि कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा और कौन सा जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। तो इन्होंने 3 लॉज दिए। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन
और तीसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम इन तीनों लॉज को वन बाय वन इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। So the rules of inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute particularly equal amount of genetic material to the child। तो मदर और फादर दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए कंट्रीब्यूट करते हैं अपने बच्चे में। आपको पता है मदर और फादर दोनों की जो बॉडी है हमारी, उसमें दो तरह की सेल्स होती हैं। एक सेल्स होती है सोमैटिक सेल्स और एक होती है गैमेटिक सेल्स। तो जो सोमैटिक सेल्स होती हैं यानी हमारी नॉर्मल बॉडी के सेल्स, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो हमारी गैमेटिक सेल्स होती हैं, जो फीमेल की गैमेटिक सेल्स है उसको हम एग कहते हैं और जो मेल की गैमेटिक सेल्स है उसको हम स्पर्म कहते हैं। इन गैमेटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ होता है यानी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो एक मेल का स्पर्म और एक फीमेल का एग जब फ्यूज करते हैं तो एक नए जाइगोट और वो जाइगोट आगे चल के एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें हाफ ऑफ द डीएनए अपने मदर से मिला है, मैटरनल है, और हाफ ऑफ द डीएनए हमें अपने फादर से यानी पैटर्नल डीएनए हमें मिलता है। लेकिन ये दोनों डीएनए आपस में मर्ज होकर एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन तो करते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर्स हमें मदर से मिले, जो कैरेक्टर्स हमें फादर से मिले, तो कुछ कैरेक्टर्स हमें जो मदर से मिले हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल उसमें नाक का फॉर्मेशन के लिए भी एक जीन होगी, फादर के डीएनए में भी नाक के फॉर्मेशन के लिए एक जीन होगी। तो जब दोनों मिलेंगे तो वो डिसाइड होगा कि हमारी नाक कैसे होगी, ठीक है, या हमारे बाल कैसे होंगे, या हमारी स्किन का कलर कैसे होगा। तो दोनों के आपस में मिलने के बाद ये डिसाइड होता है तो कौन सा वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा और कौन सा वाला नहीं होगा, ठीक है, ये हम देखेंगे इन लॉस के थ्रू। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। Thus, each trait there will be two versions in each child. What will then the trait seen in the child be? तो बच्चे में कैसा दिखेगा? Mendel worked out the main rules of such inheritance, and it is interesting to look at some of his experiments from more than a century ago. 100 साल से पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और आज भी वो कितने रेलेवेंट है। और इसीलिए जो मेंडल है, इनका पूरा नाम ग्रीकर जॉन मेंडल था, इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो ये एक मॉन्टेंसरी में रहते थे और ये बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को मिला के, और इन्होंने मटर के पौधों पे एक्सपेरिमेंट किया। मटर के पौधे ही इन्होंने क्यों चुने एक्सपेरिमेंट करने के लिए? क्योंकि मटर के पौधे हाइट में छोटे थे, ईजिली मैनेजेबल थे और इनका क्रॉपिंग सीजन केवल 4 से 6 महीने के बीच का रहता है। तो मटर एक अच्छा पौधा था। और दूसरी चीज़ ये है कि मटर के पौधे में बहुत सारे फूल आते हैं और बहुत सारे फल आते हैं। तो वो एक स्टैट्स के लिए, जैसे आप किसी भी चीज़ को कंक्लूसिव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स को देखना पड़ता है, तभी आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ एक या दो इंडिविजुअल्स को देख करके आप कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका साइंस का पेपर बहुत टफ था, मैंने ये टीवी में जो है हेडलाइन चला दी, साइंस का पेपर टफ था, और मैंने पूछा कितने बच्चों से? मैंने सिर्फ 2 बच्चों से पूछा, तो मैंने कह दिया कि 50% ऑफ द स्टूडेंट आर सेइंग कि साइंस का पेपर बहुत टफ था। पर क्या ये सही है? मैंने केवल 2 ही इंडिविजुअल से पूछा और 50% मैंने डेटा दिखा दिया। पर अगर मैं यहाँ पे ही अगर ये रिजल्ट मैं 2000 बच्चों से पूछती या 2 लाख बच्चों से यही सवाल पूछती, और अगर 2 लाख बच्चों से पूछने के बाद मैं ये कहती कि हाँ 50% ऑफ द स्टूडेंट आर सेइंग कि जो है पेपर बहुत टफ था, तो मेरा जो डेटा है वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता, क्योंकि मैंने ज़्यादा इंडिविजुअल से पूछा है। तो पी प्लांट में ये भी था कि इसमें खूब सारे फ्रूट्स आते थे, तो इससे क्या है कि स्टैटिस्टिकली जो है रिजल्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छे हमको मिले और हम वो रिजल्ट काफ़ी मतलब सच थे, सही थे। तो ये भी एक रीज़न था पी प्लांट को चुनने का। तो मेंडल ने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। पहला लॉ जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको हम समझते हैं। तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने पी प्लांट लिया, एक प्लांट लिया जो कि टॉल था, एक प्लांट लिया जो कि शॉर्ट था। तो जो टॉल प्लांट है उसके अंदर जो टॉलनेस का जीन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने कैपिटल टी लेटर चुना। वही शॉर्ट प्लांट के जीन को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने स्मॉल टी उन्होंने चुना। और उन्होंने अज्यूम किया कि जो प्लांट टॉल ले रहे हैं वो प्योर टॉल प्लांट है, यानी उसके अंदर जो 2 जीन है, ठीक है, एक ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास
दो जीन होते हैं, मतलब कि वो जीन पेयर में होते हैं, ठीक है। हमारे क्रोमोसोम्स जो है पेयर में रहते हैं। एक क्रोमोसोम का सेट हमें अपने मदर से मिलता है, एक क्रोमोसोम का सेट हमें फादर से मिलता है। तो वो आपस में जब जाइगोट में कंबाइन होते हैं तो पेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टॉल प्लांट लिया था वो प्योर टॉल प्लांट था, और यहाँ पे जो शॉर्ट प्लांट लिया उन्होंने प्योर शॉर्ट प्लांट लिया। और इसके बाद इन्होंने जो है इनका जो है क्रॉस कराया, इनका पॉलिनेशन आपस में कराया, और इससे जो नए पौधे बने उसका नाम उन्होंने F1 जेनरेशन दिया, मतलब फर्स्ट फिलियल जेनरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जेनरेशन को F1 कहते हैं। और इसमें उन्होंने क्या देखा कि जो भी पौधे नए आए वो सारे के सारे टॉल थे, ठीक है। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई ये जो शॉर्टनेस वाला जो कैरेक्टर था ये कहाँ गया, ये छिप गया क्या, ये कहाँ गया, कैसे ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे पौधे टॉल हो गए। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो F1 के पौधे थे इन पौधों को आपस में ही क्रॉस करा दिया, यानी सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। आपस में क्रॉस कराने को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो जब इन्होंने ये F1 जेनरेशन को आपस में क्रॉस कराया और इससे इन्होंने F2 जेनरेशन बनाई, तो इनको क्या देखने को मिला कि F2 जेनरेशन में 3 टॉल पौधे मिले और एक शॉर्ट पौधे मिला। लेकिन इन्होंने देखा कि यहाँ पेरेंट में तो कोई भी शॉर्ट प्लांट नहीं है, तो ये जो शॉर्ट प्लांट है ये कहाँ से आ गया F2 जेनरेशन में। तो उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जब हम एक प्योर टॉल प्लांट और एक प्योर शॉर्ट प्लांट को क्रॉस कराते हैं तो F1 जेनरेशन में सारे पौधे टॉल होते हैं, लेकिन F1 जेनरेशन के पौधों को अगर हम सेल्फ पॉलिनेट करें तो F2 जेनरेशन में एक शॉर्ट प्लांट फिर से अपीयर होता है। तो इससे हमारा रेशियो जो है वो 3:1, यानी 3 टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट, तो हम इसको कहते हैं 3:1 का रेशियो बना। तो इन्होंने इससे ये बताया कि जीन ऐसे एक्सप्रेस तो होती है, लेकिन इन्होंने ये बोला कि दो जो ट्रेट्स होते हैं उसमें किसी एक कैरेक्टर को समझाने के लिए 2 ट्रेट्स होते हैं, लेकिन उसमें से एक ट्रेट डोमिनेंट हो सकता है और एक ट्रेट रेसेसिव हो सकता है। तो जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो अगर सिंगल कॉपी में, जैसे यहाँ पे देखिए ये डोमिनेंट ट्रेट है एक, और एक रेसेसिव ट्रेट है। तो डोमिनेंट ट्रेट अगर सिंगल कॉपी में भी होगा तो वो एक्सप्रेस होगा, यानी पौधा टॉल होगा। लेकिन अगर कोई ट्रेट रेसेसिव है, जैसे यहाँ स्मॉल टी, शॉर्ट हाइट जो है वो एक रेसेसिव ट्रेट है, तो उसको एक्सप्रेस होने के लिए जो है वो दोनों सिंगल कॉपी में नहीं डबल कॉपी में रहेगा, तभी ये ट्रेट एक्सप्रेस होगा। तो शॉर्टनेस का कैरेक्टर जो है एक रेसेसिव ट्रेट है और इसको एक्सप्रेस होने के लिए डबल कॉपी में ही होना पड़ेगा, तभी ये कैरेक्टर दिखेगा, अदरवाइज ये कैरेक्टर हमेशा डोमिनेंट ट्रेट से मास्क हो जाएगा, डोमिनेंट वाली जीन से मास्क हो जाएगा। तो ये उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ जिसको कहते हैं हम लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। तो हमेशा जो है पौधे अगर कोई एक डोमिनेंट जीन है तो डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होगी और रेसेसिव जीन जो है वो छुपी रहेगी, और वो रेसेसिव जीन जो है वो F2 जेनरेशन में एक्सप्रेस होगी। कैसे? इस फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में। तो एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 8.2। इन फिगर 8.3 व्हाट एक्सपेरिमेंट would we do to confirm that the F2 generation did we in fact have a 1:2:1 ratio of capital T small t and small t trait combination। तो यहाँ पे आप जो ट्रेट देख रहे हो, एक चीज होता है देखने में क्या लगता है और एक चीज होता है रियल में क्या लगता है। देखने में तो आपको लग रहा है कि टॉल इज टू शॉर्ट का अगर हम रेशियो निकाले तो टॉल कितने प्लांट है? 3 प्लांट है, और शॉर्ट कितना? 1, तो रेशियो क्या आया? 3:1। तो देखने में जो कैरेक्टर रहता है उसको हम कहते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो जेनेटिकली ये सारे पौधे एक से नहीं है। यहाँ कैपिटल टी 2 बार है, यहाँ पे एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी है। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये जो टॉल प्लांट, ये दोनों ही पौधे टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये टॉल इसकी वजह से टॉल है और ये टॉल इसकी वजह से टॉल है? तो इसके लिए जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या कहते हैं? टेस्ट करने के लिए कि जो पौधा है वो रियल टॉल है या वो ये मिक्स वाला टॉल है। तो इसके लिए, इसको टेस्ट करने के लिए जो क्रॉस किया जाता है उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस में हम क्या कहते हैं, इस पौधे को हम जो है इसके रेसेसिव वाले डबल टी स्मॉल टी वाले से
क्रॉस कराते हैं। तो जब हम इसको इस पौधे से क्रॉस कराएंगे तो जो जनरेशन बनेगी वो सारी टॉल बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर इस पौधे को वापस से आप इससे क्रॉस कराएंगे तो कुछ पौधे जो है वो स्मॉल टी वाले भी आएंगे और उससे पता चल जाएगा कि जो टॉल प्लांट है वो आपका कैपिटल टी कैपिटल वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। So in this explanation, both capital T and capital T small t are tall plants, while only small t is a short plant. So in other words, a single copy of capital T is enough to make the plant tall, while both copies have to be small t for the plant to be short. So traits like capital T are called dominant traits. So वो traits जो single copy में भी express होते हैं उनको हम dominant trait कहते हैं। वहीं those traits that behave like small t are called recessive traits. वहीं जो traits केवल तभी एक्सप्रेस होते हैं जब वो डबल कॉपी में हो तो उन ट्रेट्स को हम रेसेसिव ट्रेट्स कहते हैं। सो वर्क आउट विच ट्रेट वुड बी कंसिडर्ड डोमिनेंट एंड विच वन रेसेसिव इन 8.4। 8.4 में हम देखते हैं फिगर 8.4 में कौन सा ट्रेट रेसेसिव और कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है। अब देखिए यहाँ पे हमें जो पेरेंट जनरेशन में एक हमें पिंक फ्लावर दिया गया, एक हमें व्हाइट फ्लावर दिया गया, दोनों का क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया गया तो हमें देखने को मिला कि F1 जनरेशन में जो है वो सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं वो पिंक कलर के हैं। लेकिन जब इन पिंक फ्लावर्स को आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो हमें देखने को मिला F2 जनरेशन में 3 पिंक फ्लावर्स हैं और एक व्हाइट फ्लावर फिर से अपीयर हो गया, रीअपीयर हो गया है। तो रेशियो क्या बना, फिनोटिपिक रेशियो 3:1। तो आपने क्या इससे समझा, कौन सा कलर या कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है? पिंक कलर का जो फ्लावर है, पिंक कलर वो डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट है, इसी वजह से F1 जनरेशन में केवल यही एक्सप्रेस हुआ, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन कराने से F2 जनरेशन में एक व्हाइट फ्लावर भी रीअपीयर हुआ। तो इससे पता चलता है कि ये जो पिंक फ्लावर है दैट इज द डोमिनेंट ट्रेट। अब हम बात करते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन पी प्लांट शोइंग 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रादर देन जस्ट वन आर ब्रीड विद ईच अदर। तो अब क्या हो कि अगर कोई, जैसे अभी तो हम केवल हाइट की बात कर रहे हैं, फ्लावर्स कलर की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पौधे में या किसी भी इंडिविजुअल में कोई एक ही कैरेक्टर तो होता नहीं है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो क्या ऐसा क्या है, जैसे कि आपके अंदर ही देख लीजिए, आपकी हाइट एक कैरेक्टर है, आपकी स्किन का कलर है, आपके हेयर का टेक्सचर है, वैसे पौधों में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो क्या एक कैरेक्टर हमेशा मतलब साथ ही ये कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं या इनमें मिक्सिंग भी हो सकती है? व्हाट डू द प्रोजेनी ऑफ ए टॉल प्लांट विद राउंड सीड एंड ए शॉर्ट प्लांट विद व्रिंकल्ड सीड विल लुक लाइक। अब सवाल ये होता है कि मान लीजिए कोई एक टॉल प्लांट है और उसकी सीड्स राउंड है, उसको हमने क्रॉस किया एक शॉर्ट प्लांट के साथ जिसके की सीड जो है वो व्रिंकल्ड है, तो उनके प्रोजेनी कैसे होंगे? तो हमने ये करके देखा कि दे आर ऑल टॉल एंड हैव राउंड सीड। तो जब हमने उनको क्रॉस कराया, एक टॉल प्लांट, मटर का टॉल प्लांट जिसके की सीड राउंड है, उसको हमने क्रॉस कराया मटर के शॉर्ट प्लांट से जिसके की सीड व्रिंकल्ड है, उनको क्रॉस कराया तो हमने देखा कि F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे टॉल हैं और उनके सीड्स राउंड है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि जो टॉल है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, राउंड जो है वो भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। लेकिन जब हमने इसी पौधों को F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट किया यानी सेल्फ क्रॉस कराया, ठीक है, बट व्हाट हैपेंस व्हेन दीज F1 प्रोजेनी आर यूज्ड टू जनरेट F2 प्रोजेनी बाय सेल्फ पॉलिनेशन। तो जब हमने इन्हें सेल्फ क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला? एक surprising fact, a Mendelian experiment will find that F2 progeny are all tall plants with round seeds and some were short plants with wrinkled seeds। जैसे अभी हम ऊपर के एक्सपेरिमेंट में क्या देख रहे थे कि हमने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया कि पिंक फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, पिंक पूरा पिंक, फिर और F2 में एक वापस से इसके पेरेंट जैसा आ गया, ठीक है। इसमें कोई वेरिएशन ऐसा नहीं आया, ठीक है। तो सारे के सारे प्लांट्स अपने पेरेंट जैसे ही हैं। तो अब इसी तरीके से अगर यहाँ भी होता कि एक राउंड जो है टॉल प्लांट और एक जो है रिंकल प्लांट, शॉर्ट प्लांट को अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे जो है वो राउंड और टॉल आ गए। तो
जब हमने इनको फिर से आपस में क्रॉस कराया तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ऐसा मिलना चाहिए कि अगर हम मेंडेलियन जेनेटिक्स को की तरह ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को ही देखें तो हमें ये मिलना चाहिए कि भाई जब हम F1 को फिर से आपस में सेल्फ क्रॉस कराएं तो हमें कुछ पौधा, हमारा डीएनए वो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है और ये ट्रेट्स डीएनए के अलग अलग सेगमेंट्स पे हैं। इससे ये हमें पता चलता है, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स जो हमने यहाँ पे देखा कि टॉल और रिंकल सील का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, शॉर्ट और राउंड सीड का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इससे ये पता चलता है कि सारा का सारा जो डीएनए है वो जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये न्यू कॉम्बिनेशंस हमें ये बताते हैं। So you can see as to how new combination of traits are formed in F2 offspring when factors controlling for seed shape and seed color recombine to form zygote, leading to the formation of F2 offspring. Thus, the tall or short traits and the round and wrinkled seeds are independently inherited. ये एक दूसरे से जुड़े नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो प्लांट टॉल होगा वो हमेशा राउंड ही सीड प्रोड्यूस करेगा, वो रिंकल सीड भी प्रोड्यूस कर सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम कहाँ पे आया है। तो अब हमें ये पता है कि ये जो ट्रेट्स हैं यानी ये जो जीन्स है ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पे था, इनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ। उस वक्त ये सारी जानकारी नहीं थी, लेकिन हम इन एक्सपेरिमेंट से ये कह सकते हैं कि जो ट्रेट्स है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड होते हैं। एक ट्रेट दूसरे ट्रेट से चिपका नहीं हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं है कि ये राउंड गया है तो इसके साथ टॉलनेस वाला फैक्टर अपने साथ चला जाएगा। नहीं, ये अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है। तो इनमें वेरिएशन आ सकता है। कोई भी चीज किसी से जुड़ी हुई नहीं है कि अगर आपका स्किन केयर और हेयर कलर जुड़ा हुआ है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पे ये फैक्टर्स होते हैं तो वो कहीं पे भी जा सकता है। तो जीन्स और ट्रेट्स आर independently inherited. Now, how these traits get expressed? अब ये एक्सप्रेशन कैसे होता है इन ट्रेट्स का? So, how does the mechanism of heredity works? Cellular DNA, the information source for making proteins in the, अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है जो हम ये कह रहे हैं कि टॉल प्लांट कैपिटल टी रहेगा तो पौधा टॉल होगा, स्मॉल टी होगा तो पौधा छोटा होगा। तो ये तो हमने डीएनए के लेवल पे बात कर दी, लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? आपको पता है कि हमारी बॉडी का फंक्शन कैसे होता है? हमारी बॉडी का जो भी फंक्शन होता है वो प्रोटीन के लेवल पे होता है, ठीक है। प्रोटीन या हार्मोन के लेवल पे होता है। यही प्रोटीन मिलके हार्मोन्स बनाती है और हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो ये जो भी प्रोटीन या हार्मोन्स बनते हैं हमारी बॉडी में, इसका सिग्नल हमारे डीएनए में रहता है, ठीक है। तो डीएनए जैसा होगा वैसे ही प्रोटीन्स बनेंगे और फिर वैसे ही हार्मोन्स बनेंगे और वैसे ही फीचर्स या कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए कि एक ग्रोथ हार्मोन है जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है हमारी हाइट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कितना ग्रोथ हार्मोन एक्सप्रेस होगा या कितना हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? हमारा डीएनए। तो अगर मुझे ग्रो करना है, मेरी हाइट बढ़ानी है, तो मेरी बॉडी में अगर कैपिटल टी जीन है तो वो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटीन बनाएगी और वो प्रोटीन उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ज्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन बनाएगी जिससे कि मेरी बॉडी टॉल हो जाएगी। वहीं अगर मेरी डीएनए में स्मॉल टी जीन है तो जिसकी वजह से वो प्रोटीन मेरी बॉडी में नहीं बनेगा या कम बनेगा और उसी के प्रोपोर्शन में मेरी बॉडी में कम ग्रोथ हार्मोन बनेगा जिससे कि मेरी हाइट छोटी रह जाएगी। इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, इस तरीके से इसका ये मैकेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है। नाउ इफ द interpretation of Mendelian experiments we have been discussing are correct, then both parents must be contributing equally to the DNA of the progeny during sexual reproduction. We have discussed this issue in the previous chapter. If both parents can help determine the trait of the progeny, both parents must be contributing a copy of the same gene. This means that each pea plant must have two sets of all genes, one inherited from each parent. For this mechanism to work, germ cell must have only one gene set. तो जो भी हमारी बॉडी में जो भी डीएनए है, आधा जीन हमारे मदर से आता है, आधा हमारे फादर से। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो जर्म सेल्स होती हैं जैसे कि एग है या स्पर्म है, इसमें आधा डीएनए होता है, ठीक है।
हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स है, लेकिन इन जर्म सेल्स में 23 ही क्रोमोसोम्स रहते हैं, आधा रहते हैं। तो वो जर्म सेल्स कौन से जाएंगे, ये एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा जर्म सेल कब जाएगा। हमारी बॉडी में खुद ही 2 कॉपी है, उन 2 कॉपी में भी कौन सा वाला जर्म सेल जाएगा, ये इसीलिए आपस में सिबलिंग्स में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। सेम पेरेंट्स के 2, 3, 4 बच्चे भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो जर्म सेल्स भी, उसमें भी बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज होता है। So how do germ cells make a single set of genes from a normal 2 copies that all other cells in the body have? तो ये कैसे होता है, इसकी प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में एक प्रोसेस होती है मियोसिस की, जिससे कि जो हमारी जो जर्म सेल्स हैं वो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स बनाती हैं, ठीक है। If the progeny plants inherited a single whole gene set from each parent, then the experiment explained in 8.5 cannot work। तो जैसे हमने बताया कि 8.5 जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया कि अगर आधा नहीं मिलता तो फिर वो पूरा का पूरा सेट जाता, तो जो नए इंडिविजुअल्स बनते वो बिल्कुल म्यूटेटेड बनते, ठीक है। So this is because 2 characters R, capital R and small y would then be linked to each other and cannot be independently inherited। तो अगर इस तरह से होता कि भाई पूरा का पूरा सेट जा रहा है, तो जो कैपिटल आर है यानी राउंडनेस के लिए और कलर के लिए जो जीन है वो आपस में लिंक्ड हो जाते और वो कभी अलग नहीं होते। हर राउंड सीट हमेशा जो है वो येलो कलर का रहता। तो ये तो हुआ नहीं रियल में। तो इसका ये मतलब है कि ये जो जीन्स है इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट भी हो रहे हैं और ये जीन सेग्रीगेट भी हो जा रहे हैं, अलग अलग भी हो जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट that each gene set is present not as a single long thread of DNA but as specific independent pieces each called a chromosome। तो ये आपस में लिंक्ड नहीं है, हमारा पूरा का पूरा डीएनए आपस में लिंक्ड नहीं है। अगर लिंक्ड होता तो हमेशा कुछ ट्रेट साथ ही जाते, ठीक है। तो यानी हमारा जो जीन है वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे है, इसी वजह से इतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम बना पाते हैं, ठीक है। Now, thus each cell will have 2 copies of each chromosome, one each from the male and female parents। Every germ cells क्या होते हैं, egg और sperm, will take 1 chromosome each pair, and these may be either maternal or paternal origin। So when 2 germ cells combine, they will restore the normal number of chromosome in the progeny। progeny मतलब बच्चों में normal cells का जो क्रोमोसोम है वो फिर से रीस्टोर हो जाता है, हाफ मदर से हाफ फादर से 46 नाउ अगेन दे आर फॉर्म, इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ द स्पीसीज। हमारी स्पीसीज का एक डीएनए का नंबर कांस्टेंट है, ठीक है। ये होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम म्यूटेट हो जाएंगे, हमारा जो है अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। Now, ensuring that the stability of the DNA of the species, such mechanism of inheritance explain the results of Mendel experiments and is used by all the sexually reproducing organisms। But asexually reproducing organisms also follow similar rules of inheritance। Can we work out how the inheritance might work? तो yes, इसी तरीके से लगभग सब में inheritance follow होता है। asexual reproducing organism में inheritance pattern थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उसमें कोई वेरिएशन जो भी आते हैं वो जीन लेवल पे नहीं, वो एनवायरमेंटल लेवल पे वेरिएशंस आते हैं, ना कि जेनेटिक लेवल पे, ठीक है। तो एनवायरमेंट की वजह से उनके अंदर वेरिएशन आ सकते हैं। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस चैप्टर को आपके बुक में डालने का एक पर्पज है, क्योंकि उनको पता है कि सब बच्चे आगे साइंस या बायोलॉजी नहीं पढ़ने वाले हैं, तो इसी लेवल पे पढ़ा देना ज्यादा सही रहेगा, ताकि हम आगे एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। Now, we have discussed the idea that the 2 sexes participating in sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of reasons। तो जैसे यहाँ पे मेल है, तो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स जो है ये पेयर में होते हैं, तो हम कह सकते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल नंबर 46 होता है, लेकिन हर क्रोमोसोम पेयर में होता है, तो 23 पेयर्स होते हैं। तो 23 पेयर्स में से 22 क्रोमोसोम्स या 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम्स मतलब कि वो क्रोमोसोम्स जो कि
बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स और फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हमारी बॉडी में हमारे सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी बॉडी में डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे हमारी आंख, नाक, कान, मुंह, बाल, हाइट, इन सब के कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है। लेकिन एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिसके के ऊपर वो जीन है जो कि ये डिटरमाइन करेगा कि हमारा सेक्स क्या होगा, कि हम मेल होंगे या फीमेल होंगे, ठीक है। तो उस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। और बाकी 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स कहते हैं और उस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो बाकी कैरेक्टर्स, ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स मेल और फीमेल में सेम होते हैं, सेम दिमाग होता है, सेम आंखें होती हैं, बाल होती है, हाथ पैर की बनावट, आंख नाक की बनावट, सोचने का तरीका, एवरीथिंग इज जस्ट सेम। जस्ट डिफरेंट क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स का डिफरेंट रहता है और वो कंट्रोल होता है एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिसको कि हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो हम सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में, ये चीजें कैसे एक्सप्रेस होती हैं। तो जैसे हमने बताया, हाउ इज द सेक्स ऑफ द न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइंड, सो डिफरेंट स्पीसीज यूज वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर दिस। तो ह्यूमंस की बात हम कर रहे हैं, बर्ड्स में अलग तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन का अलग अलग तरीका होता है, वो आप और हायर क्लासेस में जानिएगा। पर ह्यूमंस में कैसे होता है, तो सम रिलाय इंटायरली ऑन एनवायरमेंटल क्यूज। बहुत सारे स्पीसीज जो है एनवायरमेंट, हीट है, लाइट है, वेदर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस सेक्स का ऑर्गेनिज्म बनेगा। हाउ इज द सेक्स ऑफ द न्यूबॉर्न इंडिविजुअल्स इज डिसाइडेड, so different species use different strategies for this. Some rely entirely on environmental cues. Thus, in some animals, like a few reptiles, the temperature at which fertilized eggs are kept determines whether the animal developing in the eggs will be male or female. तो कई रेप्टाइल्स हैं जो कि टेम्परेचर के ऊपर उनका डिपेंड करता है कि जो नेक्स्ट प्रोजेनी है वो मेल होगा या फीमेल होगा। मीन्स जेनेटिक्स इज नॉट इन्वॉल्व इन देम इन डिटर्मिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल sex. Now in other animals such as snails, individuals can change sex. तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्नेल्स जो कि अपना सेक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज करते रहते हैं। कुछ पीरियड उनके लाइफ स्पैन में वो मेल रहते हैं, कुछ पीरियड उनके लाइफ स्पैन में वो फीमेल रहते हैं। ये जैसे कि आप अर्थवॉर्म्स में भी देख सकते हैं ऐसा फिनोमेना। So indicating that sex is not genetically determined. However, in human beings, the sex of the individual is largely genetically determined. तो humans में जो sex है वो mostly जो है genetics से ही control होता है, ठीक है। वो ऐसा environment और temperature और बाकी चीज़ों के ऊपर external factors के ऊपर depend नहीं करता है। Now, however, in humans, the sex of the individual is largely genetically determined. In other words, the genes inherited from our parent decide whether we will be boy or the girl. But so far we have assumed that similar set of genes are inherited from both parents. If that is the case, how can genetic inheritance determine sex? तो दोनों पेरेंट्स से सेम तरह के जीन तो आते हैं, लेकिन जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनमें दो तरीके के गैमीट्स बनते हैं। एक गैमीट में एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरे गैमीट में वाई क्रोमोसोम हो सकता है। वहीं फीमेल में एक ही तरीके के गैमीट बनते हैं जो कि जिसको कि हम एक्स एक्स गैमीट कहते हैं। यहाँ फिगर में देख सकते हैं, मेल में दो तरीके के गैमीट्स बनते हैं, एक्स गैमीट और वाई गैमीट, एंड फीमेल में केवल एक्स तरीके के गैमीट बनते हैं। तो अगर मेल का वो गैमीट जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम है, अगर वो फीमेल के एग को फर्टिलाइज करता है तो जो इंडिविजुअल बनेगा वो एक्स एक्स बनेंगे, तो जाइगोट, तो वो जाइगोट जो है एक फीमेल में डेवलप होगी। वहीं अगर मेल का वो गैमीट जिसमें कि वाई क्रोमोसोम गया है, अगर वो गैमीट जो है फीमेल के एक्स क्रोमोसोम या एग को फर्टिलाइज करेगा तो उससे जो इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग बनेगा वो मेल जो है बनेगा। तो इस तरीके से ह्यूमंस में जो है सेक्स डिटरमाइन होता है जेनेटिकली। तो इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है कि इसमें मेल या फीमेल
दोनों में से कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि जो आने वाला बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो स्पर्म है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब कौन सा वाला स्पर्म जो है, एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग को कि वाई वाला स्पर्म एक्स को फर्टिलाइज करेगा, ये कोई भी इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं कर सकता। ऑलमोस्ट इक्वल नंबर या इक्वल अमाउंट में एक्स क्रोमोसोम वाले गैमीट भी रहते हैं और वाई क्रोमोसोम वाले गैमीट में रहते हैं। ये एक चांस की बात है कि कौन सा जो है स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज किया। तो ना तो इसमें मेल की गलती होती है और ना ही इसमें फीमेल की गलती होती है कि लड़की पैदा होगी कि लड़का पैदा होगा। इट इज़ मियर जस्ट अ चांस। लेकिन हमारे समाज में बहुत बार औरतों को इसके लिए जिम्मेदार बताया जाता है कि लड़की पैदा हुई, क्योंकि लड़कियों का स्टेटस कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी में बहुत अच्छा नहीं है, लोग लड़का चाहते हैं। तो लेकिन इसके लिए लड़कियों को ही रिस्पॉन्सिबल बताया जाता है। तो अगर हम इस नज़रिए से देखें तो लड़कियों के पास तो केवल एक ही तरीके का एग प्रोड्यूस होता है, तो लड़कियां तो इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है कि वो लड़की पैदा करती हैं। अगर कोई है रिस्पॉन्सिबल तो वो मेल है, क्योंकि मेल के अंदर ही एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों रहता है। लेकिन मेल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान ये डिटरमाइन नहीं कर सकता है कि कौन सा वाला स्पर्म जो आके एग को फर्टिलाइज करेगा। ये एक मेयर चांस की बात है। तो इसीलिए किसी को भी रिस्पॉन्सिबल बताना लड़का या लड़की पैदा करने के लिए ये गलत चीज़ है। वी कैनॉट कंट्रोल दिस प्रोसेस नेचुरली। हाँ, अगर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू जो है बच्चा पैदा करते हैं तो समहाउ यू कैन कंट्रोल इट, ठीक है, साइंटिफिक टेक्निक्स के थ्रू, बट नेचुरल वे में यू कैन नॉट डिटरमाइन। तो इस तरीके से आपने देखा ह्यूमन में एक्स और वाई क्रोमोसोम कैसे रोल प्ले करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो एक्स वाई होगा तो इंडिविजुअल मेल होगा, एक्स एक्स होगा तो इंडिविजुअल फीमेल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ह्यूमन में एक्स और वाई क्रोमोसोम रोल प्ले करते हैं। तो इन फिगर 8.6 shows half the children will be boys and half will be girls. So all children will inherit an X chromosome from their mother regardless of whether they are boy or girls. तो एक्स क्रोमोसोम तो सब में होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल होगा। अगर एक्स के साथ वाई है तो वो मेल है, और अगर एक्स के साथ दूसरा एक्स है तो वो फीमेल है। सो thus the sex of the children will be determined by what they inherit from their father. A child who inherit an X chromosome from her father will be a girl and one who inherit Y chromosome from him will be a boy. तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रेसेसिव। सो मेंडल ने कैसे दिखाया, ये प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने टॉल और शॉर्ट प्लांट लिए। तो उन्होंने ये देखा कि जो है फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स हैं वो टॉल हुए, और सेकेंड जनरेशन में कुछ जब हमने उन प्लांट्स को सेल्फ क्रॉस किया तो उसमें एक शॉर्ट प्लांट भी निकला। तो इससे उनको पता चला कि जो टॉलनेस का कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है और जो शॉर्टनेस का कैरेक्टर है वो रेसेसिव है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में सारे ही प्लांट्स टॉल थे। तो लेकिन सेकेंड जनरेशन में जबकि दोनों ही पेरेंट्स टॉल थे फिर भी हमें एक शॉर्ट प्लांट देखने को मिला। इससे पता चलता है कि जो शॉर्टनेस का कैरेक्टर है वो रेसेसिव है और जो टॉलनेस का कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है। सो हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली कैसे हमें पता चलता है कि जो है ये इंडिपेंडेंट अशॉर्ट हुए। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें उन्होंने राउंड और टॉल प्लांट लिए और शॉर्ट और विंकल प्लांट लिए, लेकिन उनको अपने एक्सपेरिमेंट F2 जनरेशन में उन्होंने देखा कि उन्हें टॉल और रिंकल्ड और शॉर्ट और राउंड प्लांट भी मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो ट्रेट्स हैं वो आपस में जुड़े नहीं हुए हैं और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन है, ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप O and their daughter has blood group O. Is this information enough to tell you which of the traits blood group A or O is dominant?
वाई और वाई नॉट, कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है। तो ये इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है, बिकॉज कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 जनरेशन तक क्रॉस करना पड़ता है, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, तभी जाके हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है और कौन सा ट्रेट रेसेसिव है। केवल एक जनरेशन में फीचर्स को देख करके, कैरेक्टर्स को देख के हम ये नहीं बता सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आए, एक ही जनरेशन की इंफॉर्मेशन दी हो और पूछा हो कि बताओ कौन सा कैरेक्टर हम बता सकते हैं डोमिनेंट है या रेस, तो नहीं, ये कम से कम 2 जनरेशन तक क्रॉसिंग ओवर करते हैं, तभी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। फर्स्ट जनरेशन में बहुत सारे कैरेक्टर्स छिप भी सकते हैं, तो हम नहीं बता सकते हैं। हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स? सो सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम्स। In male, there are 2 type of gametes, X gametes and Y gametes, but in female we have only X gamete. When X gamete fertilizes X gamete of the female, then a girl child is produced. When a sperm containing Y chromosome fertilizes the female egg containing X chromosome, it produces a female child. So this is how we have determined. So what we have learned, so variation arise during the process of reproduction can be inherited. These variation may lead to increased survival of the individuals. हमेशा इंक्रीज नहीं होता, कई बार वेरिएशन की वजह से सर्वाइवल लेस भी हो जाता है। ठीक है, सो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स हैव 2 कॉपीज ऑफ जीन्स ऑफ द सेम trait. If the copies are not identical, the traits that get expressed is called dominant trait and the other is called the recessive trait. Traits in one individual may be inherited separately, giving rise to new combinations of the traits in the offspring of sexual reproduction. Sex is determined by different factors in various species. In human beings, the sex of the child depends on whether the paternal chromosome is X for girls और Y for boys. तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर देखा।